वेलकम टू द सेकेंड लेक्चर ऑफ वेक्टर स्पेस। यहाँ पे हम लीनियर स्पैन को डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग डेफिनेशन है लीनियर कॉम्बिनेशंस की। अब लीनियर कॉम्बिनेशंस हम किसे कहते हैं? जैसे सपोज अगर हम लोग एक वेक्टर स्पेस V कंसिडर करते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने V वेक्टर स्पेस कंसिडर किया। अब ये जो V वेक्टर स्पेस जो बना है ओवर फील्ड F, तो वहाँ पे हमको वेक्टर्स मिलेंगे V1 to Vn। ठीक है, यहाँ पे ये वेक्टर्स हम लोग लेंगे। ठीक है, V इन V ये वेक्टर जो है वो कहाँ पे है? हमारे वेक्टर स्पेस में है। पर अगर हम लोग स्केलर कंसिडर करें तो स्केलर हमेशा कहाँ रहते हैं? फील्ड में रहते हैं। तो स्केलर्स हम लोगों ने यहाँ पे फील्ड में कंसिडर किया। ठीक है, तो ये जो वेक्टर्स और स्केलर्स है इनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन है अल्फा 1 V1 अल्फा 2 V2 प्लस सो ऑन अल्फा n Vn, ये जो रहेगा, ये जो कॉम्बिनेशन जैसे लगेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन कहेंगे ऑफ वेक्टर्स V1 to Vn ओवर F। ठीक है, तो ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन रहता है उसे हम क्या कहते हैं? इस तरीके से जो प्रोडक्ट स्केलर्स और वेक्टर्स का जो समेशन है उसे हम क्या कहते हैं? लीनियर कॉम्बिनेशन कहते हैं। इसे हमने इक्वेशन 1 नाम दे दिया। देखो, अगर सारे के सारे स्केलर्स अगर जीरो है, सारे के सारे स्केलर्स अगर जीरो है, यानी सारे के सारे अल्फा जीरो है, अगर सारे के सारे स्केलर्स जीरो है, तो हम क्या कहेंगे कि ये जो हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन है वो क्या है? ट्रिवियल लीनियर कॉम्बिनेशन है। ट्रिवियल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स यानी ट्रिवियल यानी सारे के सारे अल्फा जीरो, ट्रिवियल यानी बहुत ही आसान लीनियर कॉम्बिनेशन है। ठीक है, पर अगर इनमें से इन अल्फा एज में से एक हाथ अगर नॉट इक्वल टू जीरो रहा, इफ एटलीस्ट वन अल्फा है नॉट इक्वल टू जीरो इन इक्वेशन 1, तब हम क्या कहेंगे कि हमारा इक्वेशन 1 जो है वो क्या है? नॉन ट्रिवियल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स है। ठीक है, यानी सारे स्केलर जीरो है तो ट्रिवियल लीनियर कॉम्बिनेशन। अगर एक हाथ भी वेक्टर नॉट इक्वल टू, एक हाथ भी स्केलर नॉट इक्वल टू जीरो है तो हम क्या कहेंगे? नॉन ट्रिवियल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स V1 to V है। ठीक है, अब एक डेफिनेशन है फाइनाइट लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स की, यानी अगर हम लोग एक सेट S कंसिडर करते हैं, लेट S बी ए सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस V। ठीक है, S अगर सबसेट है वेक्टर स्पेस V का, तो दैट मीन्स कि S के अंदर में ना कुछ वेक्टर्स हो गए। वो वेक्टर्स हम कहाँ से कहाँ तक ले रहे हैं? V1 से Vn तक ले रहे हैं। देन इक्वेशन 1 इज कॉल्ड फाइनाइट लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स इन S। देखिए, अगर हमारे पास नंबर ऑफ वेक्टर्स फाइनाइट है, नंबर ऑफ वेक्टर्स यहाँ पे हम लोगों ने लिमिटेड 1 to n श्योरली बता दिया कि 1 से लेके n तक उसमें वेक्टर्स है, तो दैट मीन्स कि वो जो हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स है वो कैसा है? फाइनाइट लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे लीनियर कॉम्बिनेशन देखा, ट्रिवियल लीनियर कॉम्बिनेशन देखा, नॉन ट्रिवियल लीनियर कॉम्बिनेशन देखा और फाइनाइट लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स देखा। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन है लीनियर स्पैन की। अब लीनियर स्पैन हम किसे कहेंगे? तो स्पैन यानी क्या होता है कि हम लोग इस तरीके से वो एक सेट, एक सबसेट रहता है सेट S का, जिसमें हम लोग क्या करते हैं? जितने भी पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशंस है वो लिख लेते हैं। वो जो पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशंस रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? स्पैन कहते हैं। दैट इज बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस V ओवर F। लीनियर स्पैन ऑफ S इज अ कलेक्शन ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशंस। ये क्या है? कलेक्शन है। लीनियर कॉम्बिनेशन जितने भी पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन हो सकते हैं उनका कलेक्शन है ऑफ ऑल फाइनाइट सबसेट ऑफ S। ठीक है, सारे लीनियर कॉम्बिनेशंस का कलेक्शन है, उसे हम क्या कहेंगे? लीनियर स्पैन कहेंगे। इट इज डिनोटेड बाय L ऑफ S। उसे हम कैसे डिनोट करते हैं? या तो लीनियर स्पैन को L ऑफ S से लिखो या फिर इस तरीके से लिखो ब्रैकेट में S। ठीक है, ये हमारा लीनियर स्पैन का नोटेशन है। यानी हमारा लीनियर स्पैन कैसा रहेगा? अल्फा 1 V1 टू अल्फा n Vn। बिकॉज ये क्या है? कलेक्शन ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशंस है, तो यानी ये एक लीनियर कॉम्बिनेशन हमने लिख लिया। अब ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन हमने लिखा है उसमें हम क्या कह रहे हैं कि हमारे जो स्केलर्स है वो फील्ड को बिलोंग करेंगे, वेक्टर जो है वो हमारे सेट को बिलोंग करेंगे, और हम लोग क्या कह रहे हैं कि I जो है वो 1 से लेके n तक वेरी करेंगे, जिसमें n क्या है? नेचुरल नंबर है। यानी ये जो है वो लीनियर स्पैन का हमने क्या लिखा है? सेट का पूरे कॉम्बिनेशन का सेट लिखा है। यानी ये लीनियर स्पैन जो है वो क्या है? टोटल नंबर ऑफ, मतलब पूरे कलेक्शन है लीनियर कॉम्बिनेशन का, वो हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है उसे एक सेट में। ठीक है, अगर हम लोगों ने L ऑफ फाई, यानी देखो फाई यानी क्या होता है? जीरो होता है। अगर हम लोग लीनियर स्पैन ऑफ फाई एम्प्टी सेट लिया तो हमको जीरो मिलेगा। जीरो यानी क्या है? नल सब स्पेस रहेगा। ठीक है, अगर हम लोगों ने S यानी हमारा जो सबसेट है उसमें इतने नंबर्स ऑफ वेक्टर्स लिखा, S1 V1 to Vn नंबर ऑफ वेक्टर्स अगर हम लोगों ने लिखा है लीनियर स्पैन में, तब हम क्या कहेंगे? लीनियर स्पैन ऑफ S इज सबसेट ऑफ L ऑफ S। ये कैसा बना हुआ है? V1 से लेके Vn तक
बना हुआ है। ठीक है, अगर हमारे सेट में सिर्फ एक ही वेक्टर है तो हम क्या कहेंगे, हमारा लीनियर स्पैन ऑफ एस जो है वो कैसे बना हुआ है, अल्फा वी से बना हुआ है, जिसमें अल्फा जो है वो फील्ड को बिलोंग करता है। अगर हमारे सबसेट में दो एलिमेंट है, दो वेक्टर है, तो यानी हम लोग लीनियर स्पैन ऑफ एस कैसे लिखेंगे, अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2, इस तरीके से अल्फा 1 अल्फा 2 बिलोंग टू एफ, यानी जितने नंबर ऑफ वेक्टर्स आपके सेट में है उसका लीनियर स्पैन क्या रहेगा, उनका टोटल कॉम्बिनेशन रहेगा। ठीक है, ये लीनियर कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन है। लीनियर कॉम्बिनेशन यानी जितने नंबर्स ऑफ वेक्टर्स है उनका तुम लोग कितना पॉसिबल कॉम्बिनेशन ले सकते हो, स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करके तुम लोग कितने ऐसे कॉम्बिनेशंस बना सकते हो, उसे हम क्या कहेंगे, लीनियर स्पैन कहेंगे। ठीक है, लेट एस बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस वी। एक नोट है कि अगर हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सबसेट है वेक्टर स्पेस वी का, तो लीनियर स्पैन ऑफ एस जो है वो सबसे छोटा सबस्पेस रहेगा। ठीक है, यानी अगर हमारे पास एस नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस वी है तो लीनियर स्पैन जो है ये एल ऑफ एस जो है वो क्या रहेगा, सबसे छोटा रहेगा, स्मॉलेस्ट सबसेट रहेगा किसका, स्मॉलेस्ट सबस्पेस ऑफ वी रहेगा। ठीक है, लीनियर स्पैन जो है वो सबसे छोटा सबस्पेस रहेगा वी का। ठीक है, नेक्स्ट है लेट एस बी ए सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस वी, देन लीनियर स्पैन इज द इंटरसेक्शन। लीनियर स्पैन जो है वो क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ ऑल सबस्पेस ऑफ वी कंटेनिंग एस। ठीक है, लीनियर स्पैन जो है वो सारे सबस्पेस का इंटरसेक्शन, बिकॉज ये सबसे छोटा सबस्पेस होता है, यानी ये ऐसा चीज होती है जो हर एक स्पेस में हो, हर एक सबस्पेस में हो, किसके, वी के। तो इसका मतलब क्या है, सबसे छोटा है, तो यानी सबसे छोटा है वो कैसे बना होगा, सबके इंटरसेक्शन से बना होगा, है ना। लीनियर स्पैन ऑफ एस इज इक्वल टू, लीनियर स्पैन ऑफ एस क्या रहेगा, इंटरसेक्शन ऑफ सारे सबस्पेस ऑफ वी, है ना, इसलिए लिखा हुआ है एल ऑफ एस इज इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ टी, सच दैट टी इज द सबस्पेस ऑफ वी एंड एस इज कंटेन इन टी। एस जो है वो टी में, यानी लीनियर वो जो सबसेट है वो टी में कंटेन रहेगा। ठीक है, और लीनियर स्पैन के कुछ जो है वो चीजें हैं, इफ एस एंड टी आर सबस्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस वी। देखिए अगर हमारे पास दो सेट्स है, ठीक है, एक है एस और एक है टी, अगर हमारे पास एस और टी दो सबसेट्स है वेक्टर स्पेस वी के, और अगर एस टी के अंदर कंटेन्ड है तो इसका मतलब क्या होगा, लीनियर स्पैन ऑफ एस इज ऑल्सो कंटेन्ड इन लीनियर स्पैन ऑफ टी। देखो एक ही एरो दिया हुआ है, दैट मीन्स अगर ये फॉलो होता है दैट मीन्स ये फॉलो होगा। ठीक है, अगर लीनियर स्पैन ऑफ एस इज इक्वल टू एस है, अगर लीनियर स्पैन ऑफ एस इज इक्वल टू एस है तो इसका इफ एंड ओनली दिया हुआ, यानी अगर ये है तो ये फॉलो होगा और अगर ये है तो ये फॉलो होगा। ठीक है, दैट मीन्स क्या दिया हुआ है, अगर लीनियर स्पैन ऑफ एस इज इक्वल टू एस है तो एस जो है वो क्या रहेगा, सबस्पेस ऑफ वी रहेगा। ठीक है, यानी लीनियर स्पैन अगर उस सेट के बराबर है, अगर लीनियर स्पैन जो है वो उस सेट के बराबर है तो अब हम क्या कहेंगे कि एस जो है वो क्या रहेगा, सबस्पेस रहेगा किसका, वी का। ठीक है, लीनियर स्पैन जो सबसे छोटा सेट होता है अगर वो एस के बराबर होता है, दैट मीन्स कि हम क्या कहेंगे कि ये दोनों अगर इक्वल है तो हम क्या कहेंगे, एस जो है वो क्या है, सबस्पेस है किसका, वी का। ठीक है, लीनियर स्पैन ऑफ लीनियर स्पैन इज इक्वल टू लीनियर स्पैन। अगर हम 2 टाइम्स लीनियर स्पैन लेंगे तो हमारा लीनियर स्पैन ही मिलेगा। ठीक है, अगर एक सेट जो है वो टोटली लीनियर स्पैन में कंटेन्ड है और दूसरा सेट जो है वो भी लीनियर स्पैन में कंटेन है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि लीनियर स्पैन दोनों के जो है वो क्या है, इक्वल है। ठीक है, यानी एक सेट टोटली उस लीनियर स्पैन के अंडर में कंटेन है, दूसरा सेट जो है वो भी टोटली लीनियर स्पैन के अंदर में कंटेन है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा जो है ये कंडीशन कब फॉलो हो सकती है, कब और कभी फॉलो हो सकती है, जब वो दोनों लीनियर स्पैन जो है वो क्या हो, इक्वल हो। ठीक है, वो दोनों लीनियर स्पैन जब इक्वल होंगे तभी ये कंडीशन फॉलो हो सकती है। ठीक है, जैसे ये क्या कह रहा है कि अगर हमारा जो सेट है ये एस है, वो एस कहाँ पे है, लीनियर स्पैन ऑफ टी में है। एस जो है वो लीनियर स्पैन ऑफ टी में है, एस जो है वो लीनियर स्पैन ऑफ टी में है, और हमारा टी जो है वो क्या है, लीनियर स्पैन ऑफ एस में है। ये दो चीजें हो रही है, एस जो है वो लीनियर स्पैन ऑफ टी में है और टी जो है वो लीनियर स्पैन ऑफ एस में है। तो ये ऐसा कब हो सकता है, ऐसा तभी हो सकता है जब लीनियर स्पैन ऑफ एस जो है वो क्या हो, टोटली इक्वल टू लीनियर स्पैन ऑफ टी हो। ठीक है, जब लीनियर स्पैन ऑफ एस इक्वल टू लीनियर स्पैन ऑफ टी हो तभी एस इज कंटेन इन टी एल ऑफ टी और टी इज कंटेन एल ऑफ एस होगा। ठीक है, एक और डेफिनेशन थी फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस की। फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस
कब करेंगे, जब हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स हो, तब हम कहेंगे कि हम क्या बना रहे हैं, फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस बना रहे हैं। द वेक्टर स्पेस V is said to be finite dimension over field F if there is a finite subset S of V such that V is equal to linear span of S, that is V is generated by finite number of vectors। अगर हम लोग finite number of vectors से हमारा सेट बनाते हैं तभी वो क्या कहलाता है, फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस कहलाता है। ठीक है, यानी हमारा जो V है वो टोटली उसके लीनियर स्पैन ऑफ के बराबर होना चाहिए। ये V जो है वो टोटली लीनियर स्पैन के बराबर होना चाहिए। जैसे अगर सपोज ये इसे अगर हम लोग लीनियर स्पैन कहते हैं, तो अगर V लीनियर स्पैन के बराबर हुआ तब हम क्या कहेंगे कि हमारा जो वेक्टर स्पेस है वो क्या है, फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस है। ठीक है, यानी फाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स से बना हुआ होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि हमारा जो वेक्टर स्पेस है वो क्या है, फाइनाइट डायमेंशन होना चाहिए। जितने नंबर ऑफ वेक्टर्स है वो फाइनाइट हुए तब वो फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस कहलाता है। बस ये लाइन याद रखिए कि फाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स से हमारा वेक्टर स्पेस V बनना चाहिए, तब वो फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस कहलाता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, अगर आपके पास 5 है दैट मीन्स 0, ये नल स्पेस हो गया। 0 जो है वो क्या होता है, नल स्पेस होता है फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस का। पर अगर आप R3 ले रहे हो, अगर सपोज आप R3 ले रहे हो, R3 कैसे बनाऊंगा, XYZ से बनाऊंगा इस तरीके से कि XYZ जो है वो काय में बिलोंग करेंगे, रियल में बिलोंग करेंगे, तीनों के तीनों एलिमेंट। ठीक है, तो अभी ये जो XYZ है उसे आप कैसे लिख सकते हो, X, Y और Z में लिख सकते हो। मैंने बताया था 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये क्या है, स्टैंडर्ड बेसिस। आपने इसको XYZ को स्टैंडर्ड बेसिस से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, आप इन तीनों को ऐड करोगे तो आपको यही मिलेगा। तो दैट मीन्स ये आपके ने स्टैंडर्ड बेसिस से उसको रिप्रेजेंट किया। आप स्टैंडर्ड बेसिस से रिप्रेजेंट करने के बाद आप क्या कर रहे हो, ये जो बेसिस है वो लिख रहे हो, सिर्फ जो बेसिस है वो लिखा। अब ये जो तीनों है, ये तीनों क्या है, V3 इज द फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस, बिकॉज यहाँ पे आप लोग बता रहे हो फाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स बता रहे हो ना, आप ये 3 वेक्टर्स बता दिए। दैट मीन्स ये क्या है, हमारा V3 जो है वो क्या है, फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर से। नंबर ऑफ वेक्टर्स आपने यहाँ पे बता दिए जो कि फाइनाइट है, इसलिए आप क्या कह रहे हो, V3 जो है वो क्या बन रहा है, फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इन V2 शो दैट 37 बिलोंग्स टू 1 2 and 0 1 बट 37 डज नॉट बिलोंग्स टू 1 2 and 2 4। देखिए तो क्या कह रहा है कि आपके पास एक वेक्टर है जो कि इस लीनियर स्पैन में बिलोंग कर रहा है, पर वही वेक्टर जो है वो दूसरे लीनियर स्पैन में बिलोंग नहीं कर रहा है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, V2 को ले रहे हो, क्योंकि ये जो है V2 वेक्टर्स है तो आप V2 लिया। V2 क्या ऐसे बना हुआ है, XY से बना हुआ है, XY दोनों में रियल है। आपको पहले ये शो करना है, तो आप क्या करोगे, 37 लोगे। 37 इज इक्वल टू लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 1 2 and 0 1। दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या होगा, अल्फा टाइम्स 1 2 प्लस बीटा टाइम्स 0 1। ठीक है, ये 1 2 और 0 1 आपने लिखा। अब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा लिखा, 2 अल्फा प्लस बीटा लिखा, तो आप क्या करोगे, 3 7 को इससे इक्वेट करोगे, यानी अल्फा की वैल्यू 3 मिल जाती है। अब 2 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 7 लिखा, तो यानी अल्फा की वैल्यू 3 पुट करो, आपको बीटा की वैल्यू मिल जाती है। अल्फा बीटा की वैल्यू आपने निकाल ली, तब ये जो अल्फा बीटा की वैल्यू आपने निकाली है उससे आप क्या कह सकते हो कि 37 जो है वो कैसे बना हुआ है, 3 टाइम्स 1 2 प्लस 1 टाइम्स 0 1 से बना हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, 37 जो है वो 1 2 और 0 1 से बना हुआ है। ठीक है, तो दैट मीन्स कि आप 37 को एक्सप्रेस कर पाओगे किससे, इन दोनों वेक्टर्स से। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है कि 37 डज नॉट बिलोंग्स टू 1 2 and 2 4, यानी अब आप क्या करोगे कि आप शो करके दिखाओगे 37 जो है वो 1 2 और 2 4 से नहीं बना हुआ है करके। ठीक है, तो आप कैसे शो करोगे, देखो आपने 37 को कैसे लिखा, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 1 2 and 2 4, यानी लैम्डा टाइम्स 1 2 प्लस म्यू टाइम्स 2 4। यहाँ पे आएगा लैम्डा प्लस 2 म्यू। ठीक है, फिर यहाँ पे 2 लैम्डा प्लस 4 म्यू। तो आप यहाँ से क्या देख पाओगे कि लैम्डा प्लस 2 म्यू इज इक्वल टू 3 है, 2 लैम्डा प्लस 4 म्यू इज इक्वल टू 7 है। यहाँ पे यहाँ से 2 निकाल दिया बाहर, लैम्डा प्लस 2 म्यू बचा। दैट मीन्स कि आप लैम्डा प्लस 2 म्यू की जगह 3 लिखो, यानी 6 इज इक्वल टू 7। ये कैसा हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, क्योंकि यहाँ पे लैम्डा प्लस 2 म्यू इक्वल टू 3 दिया हुआ है, ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। इसलिए आप क्या लिख सकते हो, 37 इज कैन नॉट बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 1 2 and 2 4। इस तरीके से आप क्या बता रहे हो कि 37 जो है 1 2 और 2 4 से नहीं बना हुआ है करके। ठीक है, यानी इतनी इजी तरीके से आप ये शो कर सकते हो कि कोई भी वेक्टर जो है वो इन दोनों स्पैन से बना हुआ होगा और कोई भी वेक्टर जो है वो इन दोनों में से बना नहीं हुआ होगा करके। ठीक है, नेक्स्ट एक थ्योरम का स्टेटमेंट है जो इनकेस अगर आपको एमसीक्यूज में पूछ लिया तो, लेट v1 to vn बी अ वेक्टर्स इन वेक्टर स्पेस v of f, देन ये जो v1 to vn है उसे आप कैसे लिख सकते हो,
जैसे अगर आपके पास कोई वेक्टर दिया हुआ है तो आप v1 की जगह कोई स्केलर से मल्टीप्लाई भी कर लिया आपने, α1 v1 और α2 v2, तो वो भी क्या रहेगा, लीनियर स्पैन में ही रहेगा। ठीक है, जैसे ये लीनियर स्पैन ऑफ v1 टू v1 विल बी करस्पॉन्डिंगली इक्वल्स टू लीनियर स्पैन ऑफ सम स्केलर्स टाइप v1 टू vn। ठीक है, यहाँ पे जो अल्फा है वो स्केलर है जो कि नॉट इक्वल टू 0 है और कहाँ बिलोंग कर रहा है, फील्ड को बिलोंग कर रहा है फॉर ऑल आई। ठीक है, अगर आपने लीनियर स्पैन ऑफ v1 v2 लिखा है, यहाँ पे कोई दो वेक्टर लिखे हैं, तो वो जो दो वेक्टर आपने लिखे हैं उनका अगर सब्सट्रैक्शन भी करते हो या फिर उनका एडिशन भी करते हो तो भी उनका लीनियर स्पैन जो है वो चेंज नहीं होगा। यानी v1 v2 इक्वल रहेंगे किसके, v1 माइनस v2 के या फिर v1 प्लस v2 के, ये दोनों जो है वो चेंज नहीं होगा। कहने का मतलब है कि आप किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करो या फिर सब्सट्रैक्ट करो या ऐड करो, लीनियर स्पैन जो है वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे एक और वेक्टर जैसे vk जो है वो v1 टू vk में k माइनस 1 में अगर बिलोंग करता है, जैसे एक वेक्टर जो है वो इस लीनियर कॉम्बिनेशन में बिलोंग कर रहा है फॉर k इज बिटवीन 2 to n। ठीक है, ये k जो है वो इन्हीं के बीच में का एक एलिमेंट है, तो अगर ये इन्हीं के लीनियर स्पैन में बिलोंग करता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने v1 से vn के बीच में भी अगर vk लिखा, लीनियर स्पैन लिखा और वो vk को हटा के भी लिखा तो भी वो दोनों लीनियर स्पैन जो है वो क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो है वो टोटली ऑलरेडी पुराने इसमें बिलोंग करता है, अगर इसको आपने हटा भी दिए या फिर आपने इसको रख भी दिए तो भी उसका लीनियर स्पैन जो है वो चेंज नहीं होगा, लीनियर स्पैन जो है वो एज इट इज रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है इन अ कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस C2, अगर आप C2 ले रहे हो जिसमें एलिमेंट कैसे 1 प्लस आई और 1 माइनस आई के फॉर्म में है, तो अगर आपने 1 प्लस आई 1 माइनस आई के फॉर्म में लिया है एलिमेंट तो आप क्या कर सकते हो, 1 प्लस आई डॉट 1 कॉमा 1 ऑफ 1 माइनस आई, आप इस तरीके से भी, जैसे ये जो है लीनियर स्पैन वो ये दोनों वेक्टर्स जो है वो हमारे लीनियर स्पैन में बिलोंग करेंगे, ऐसा कह रहा है। अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस है तो 1 प्लस आई और 1 माइनस आई जो है वो क्या करेंगे, बिलोंग करेंगे इस लीनियर स्पैन में, ये कह रहा है। ठीक है, ये दोनों वेक्टर जो है वो एनी हाउ इस लीनियर स्पैन में बिलोंग करेंगे अगर आप कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस लेते हो तो। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन है डायरेक्ट सम की। अब डायरेक्ट सम पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको सम ऑफ सब स्पेसेस देखना पड़ेगा। सम ऑफ सब स्पेसेस क्या है, अगर आप एक वेक्टर स्पेस V लेते हो, ठीक है, आपने एक वेक्टर स्पेस V लिया और फील्ड F, आपको फील्ड तो लेना ही पड़ेगा। अब उस वेक्टर स्पेस V में आपने क्या किया, U1 से लेके UN के सब स्पेस ले लिए, U1 से लेके UN के सब स्पेस ले लिए। अब ये जो सब स्पेस आपने लिया है तो अब सब स्पेसेस में कुछ ना कुछ तो एलिमेंट ऐसा बिलोंग, जैसे सपोज मैं एक एलिमेंट V लेती हूँ तो V जो है अगर वो V वेक्टर स्पेस में बिलोंग करता है तो दैट मीन्स कि वो V जो है वो कैसे बिलोंग करेगा, U1 से लेके UN तक बिलोंग करेगा, जिसमें से ये जो V जो U से बना हुआ है, U1 जो है स्मॉल U1 जो है वो कैपिटल U1 सब स्पेस को बिलोंग करेगा। ठीक है, स्मॉल U2 जो है वो क्या करेगा, कैपिटल U2 सब स्पेस को बिलोंग करेगा। स्मॉल UN जो है वो कैपिटल UN सब स्पेस को बिलोंग करेगा। यानी इस तरीके से जो एक एलिमेंट बना है वो एक एलिमेंट हर एक सब स्पेसेस से बिलोंग करेगा। ठीक है, यानी U1 टू UN का जो कलेक्शन है, ये जो कंप्लीटली V को बना रहे हैं, U1 टू UN जो है वो कैसे बनेगा, V बिलोंग्स टू कैपिटल V, कोई भी एक एलिमेंट जो है वो कैसे बनेगा, हर एक एलिमेंट का एडिशन से बनेगा जो कि काय में बिलोंग करेंगे, हर एक एलिमेंट जो है करस्पॉन्डिंग काय में बिलोंग करेंगे, उनके सब स्पेसेस में बिलोंग करेंगे। देन U1 प्लस UN is called the sum of subspaces U1 to UN, therefore the sum of two subspaces U and W of the vector space V of F। देखो अगर हम दो सबस्पेसेस लेते हैं वेक्टर स्पेस के, U प्लस डब्ल्यू सपोज अगर हमने लिया तो कोई भी एलिमेंट अगर U प्लस डब्ल्यू, कोई भी एलिमेंट अगर वेक्टर स्पेस V में बिलोंग करता है तो वो कैसे रहेगा, V इक्वल टू U प्लस डब्ल्यू रहेगा, जिसमें पहला एलिमेंट जो है वो U को बिलोंग करेगा, दूसरा एलिमेंट जो है वो W को बिलोंग करेगा। ठीक है, यानी अगर हमारा सबस्पेस V जो है वो U और W से बना हुआ है तो यहाँ पे कोई भी एलिमेंट जो है वो कैसे बनेगा, इन दोनों के एडिशन से बनेगा। उसी तरीके से अगर हमारे पास कोई सबस्पेस V है वो जो कि U1 टू UN से बना हुआ है तो उसमें जो कोई भी एलिमेंट V रहेगा वो हर एक सबस्पेसेस के एडिशन, सबस्पेस के एलिमेंट के एडिशन से बनेगा। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको डायरेक्ट सम।
नेक्स्ट है लेट यू एंड डब्ल्यू बी टू सबस्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस वी ऑफ एफ। अगर दो सबस्पेसेस है हमारे पास यू और डब्ल्यू, तो यू प्लस डब्ल्यू जो है वो कैसे बनेगा, इज अ सबस्पेस ऑफ वी। अगर ये दोनों सबस्पेस है तो इनका एडिशन भी सबस्पेस है, ठीक है। और अगर यू प्लस डब्ल्यू जो है यानी इन दोनों सबस्पेस का एडिशन जो है वो इक्वल टू क्या होगा, लीनियर स्पैन ऑफ यू प्लस डब्ल्यू। इन दोनों के लीनियर स्पैन के बराबर होगा। इन दोनों सबस्पेस का एडिशन जो है इन दोनों के लीनियर स्पैन का यूनियन के बराबर होगा। और यहाँ पे लिखा है यू प्लस डब्ल्यू इज द स्मॉलेस्ट सबस्पेस ऑफ वी कंटेनिंग यू प्लस डब्ल्यू, ठीक है। एंड इनका एडिशन जो है वो किसके बराबर होगा, इन दोनों के लीनियर स्पैन के यूनियन के बराबर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट सबस्पेसेस। अब दो सबस्पेस वेक्टर स्पेस को इंडिपेंडेंट कब कहेंगे, जब हम सारे सबस्पेस का सम कर रहे हैं तो इक्वल टू वैल्यू अगर 0 ले रही है, अगर इक्वेट कर दिया हमने 0 से, तो हम क्या देखेंगे कि अगर हमने इक्वल टू 0 ले लिया तो यानी वो क्या होगा, n टाइम्स हमको यहाँ पे 0 मिल रहा है। दैट मीन्स कि हर एक ui जो है वो वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। तब हम क्या कहेंगे कि हमारे सबस्पेस क्या है, इंडिपेंडेंट है। दैट मीन्स आप क्या कह रहे हो कि आपने ये वेक्टर स्पेस v लिया, अब इस वेक्टर स्पेस में आप क्या ले रहे हो, u1 से लेके un तक सबस्पेसेस ले रहे हो। और अगर इसमें जो एलिमेंट है उसको अगर आपने 0 से इक्वेट किया, यानी इसका जो 0 एलिमेंट अगर आपने कंसिडर किया, u1 से un को अगर आपने 0 एलिमेंट कंसिडर किया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सारे एलिमेंट्स जो है ui सारे ui जो है वो क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। तब हम क्या कहेंगे कि हमारा सबस्पेस जो है वो क्या है, इंडिपेंडेंट है करके, ठीक है। अब ये डिसजॉइंट सबस्पेस, डिसजॉइंट यानी इनका इंटरसेक्शन अगर 0 आता है तब हम क्या कहेंगे, डिसजॉइंट है सबस्पेस करके। टू सबस्पेस यू एंड डब्ल्यू ऑफ वेक्टर स्पेस वी ऑफ एफ आर सेड टू बी डिसजॉइंट इफ देयर इंटरसेक्शन इज द 0 सबस्पेस। अगर उनका इंटरसेक्शन 0 सबस्पेस आता है तो हम क्या कहेंगे कि वो सबस्पेस जो है वो क्या है, डिसजॉइंट है करके, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन है डायरेक्ट सम। देखिए अगर हम u1 टू un फाइनाइट नंबर ऑफ सबस्पेस लेते हैं वेक्टर स्पेस v का, तो v जो है वो डायरेक्ट सम कब कहेगा वेक्टर स्पेस का। देखो अगर हम v को लिखते हैं u1 डायरेक्ट सम ऑफ u2 टू un, अगर हम लोग डायरेक्ट सम लिख रहे हैं कोई भी हमारे वेक्टर स्पेस v का u1 से लेके un तक अगर हम लोग डायरेक्ट स्पेस लिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि वो वेक्टर v जो है वो u1 टू un है। और ये जो सबस्पेस है वो कैसे होने चाहिए, इंडिपेंडेंट होने चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो यानी अगर हम v इक्वल टू u1 टू un लिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि v इज इक्वल टू क्या होगा, अगर मैं डायरेक्ट सम लिख रही हूँ, डायरेक्ट सम लिख रही हूँ तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारा वेक्टर स्पेस कैसे बनना चाहिए, सारे एलिमेंट सारे सबस्पेस का एडिशन होगा। और अगर मैं कोई एलिमेंट इक्वल करती हूँ 0 से तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि अगर इक्वेट किया है 0 से तो यानी वो सारे एलिमेंट जो है वो भी खुद क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए, ठीक है। एक तो पहले वो वेक्टर स्पेस हर एक सबस्पेस का एडिशन होना चाहिए, और अगर मैंने उनके एलिमेंट को 0 से इक्वेट किया तो यानी हर एक एलिमेंट जो है वो क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए, ठीक है। तो कंडीशन 1 एंड 2 आर इक्विवेलेंट टू वेरी यूनिक कंडीशन। ये जो 1 एंड 2 कंडीशन है वो यूनिक कंडीशन है, ये यूनिक कंडीशन यूनिकनेस की कंडीशन है। अगर हम लोग ऐसा लिखते हैं v इज इक्वल टू u1 टू un, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इफ एंड ओनली इफ, यानी डायरेक्ट सम हम कब कहेंगे, जब कोई भी वेक्टर जो है उसे हम क्या रिप्रेजेंट कर सकता है, u1 से लेके un तक रिप्रेजेंट कर सकता है, तभी हम क्या कहेंगे कि हमारे जो वेक्टर्स है वो क्या है, डायरेक्ट सम में है, ठीक है। ui बिलोंग टू कैपिटल ui यूनिकली, हर एक एलिमेंट जो है वो u1 टू un में बिलोंग करना चाहिए। नोट दिया हुआ है कि दो सबस्पेस वेक्टर स्पेस के इंडिपेंडेंट कब रहते हैं, जब उनके इंटरसेक्शन जो है वो क्या है, 0 है, ठीक है। डायरेक्ट सम ऑफ टू सबस्पेसेस। अब हम क्या देख रहे हैं कि दो सबस्पेस का डायरेक्ट सम क्या होता है। अगर हमारे पास दो सबस्पेस है u और w, तो v इज इक्वल टू यू डायरेक्ट सम ऑफ w होगा। अगर हम कहते हैं v इज इक्वल टू यू डायरेक्ट सम ऑफ w, तो इसका मतलब क्या होगा कि v जो है वो u प्लस w से बना हुआ होगा और u इंटरसेक्शन w क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। ये दो कंडीशन फॉलो करता है, दैट मीन्स v इज इक्वल टू यू प्लस w है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एक, लेट v इज इक्वल टू v3 u इज इक्वल टू x। देखो हमारे पास वेक्टर स्पेस जो है वो v3 का है, x एक्सिस और y एक्सिस दिया हुआ है, तो हमको u प्लस w निकालना है।
अगर हम लोग u प्लस डब्ल्यू निकालते हैं तो हमको तो x y और 0 ही मिलेगा, है ना, क्योंकि ये एक एक्सिस है, y एक्सिस है, तो यानी u प्लस डब्ल्यू हम करेंगे तो x y 0 होना चाहिए। और अगर हम u प्लस डब्ल्यू इन दोनों का यूनियन करते हैं, लीनियर स्पैन ऑफ u प्लस डब्ल्यू करते हैं, लीनियर स्पैन ऑफ u प्लस डब्ल्यू में हमको कौन से वेक्टर्स मिलेंगे, एक ये वेक्टर मिलेगा, एक ये वेक्टर मिलेगा, यानी लीनियर स्पैन ऑफ u प्लस डब्ल्यू में हमारे पास यही वाले वेक्टर्स आ रहे हैं, u प्लस डब्ल्यू आ रहे हैं और कुछ नहीं आ रहा, ठीक है। और अगर हम लोगों ने इन दोनों का इंटरसेक्शन देखा u इंटरसेक्शन w, तो u इंटरसेक्शन w क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो भी देख लेते हैं u प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू x एक्सिस और y एक्सिस। अब x एक्सिस को हम कैसे लिखते हैं, x0 0 सच दैट x बिलोंग्स टू r, y एक्सिस को कैसे लिखते हैं 0 y 0 सच दैट y बिलोंग टू r। अब इन दोनों को ऐड करो, ठीक है, ऐड करने के बाद इन दोनों को ऐड करो, x y 0 मिला, ये x y 0 यानी x y प्लेन। तो यानी अगर हम लोग लीनियर स्पैन ऑफ u प्लस u इंटरसेक्शन u यूनियन w लेते हैं तो u प्लस डब्ल्यू मिलेगा, जो कि क्या है x एक्सिस यूनियन y एक्सिस। u का मतलब क्या है, x एक्सिस यूनियन w का मतलब y एक्सिस, है ना, यानी इक्वल टू x एक्सिस प्लस y एक्सिस। x एक्सिस प्लस y एक्सिस इज इक्वल टू क्या हो गया, x y प्लेन हो गया, ठीक है। अगर हम लोगों ने u इंटरसेक्शन w लिया तो हमको क्या मिलेगा, 0 स्पेस मिलेगा। बस u डायरेक्ट सम ऑफ w इज इक्वल टू u प्लस डब्ल्यू, यानी यहाँ पे इस केस में आपने क्या देखा कि u प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या है, u डायरेक्ट सम ऑफ w है, ठीक है। क्यों u डायरेक्ट सम ऑफ w क्यों लिखा हमने, क्योंकि इंटरसेक्शन जब किया तो 0 आया और ऐड किया तो हमको उसका लीनियर स्पैन मिल गया, ऐड किया तो हमको हमारा स्पेस मिल गया, ठीक है। इंटरसेक्शन 0 है और ऐड किया तो स्पेस मिल गया, इसलिए u डायरेक्ट सम ऑफ w इज इक्वल टू u प्लस डब्ल्यू हुआ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थोड़ा पढ़िए, बाय।